स्वागत है साथियों आपका मेरे चैनल विधि गुरुजी में। आज का टॉपिक है मेजर काइंड्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। पिछले लेक्चर में हमने ये जाना था कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ क्या होता है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी क्या होती हैं, उनकी पावर्स क्या होती हैं, उनका स्ट्रक्चर क्या होता है और बेसिक राइट्स ऑफ सिटीजन्स क्या होते हैं। काइंड्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, दुनिया के सभी कॉन्स्टिट्यूशन को उनकी समानताओं और भिन्नताओं के आधार पर 3 टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में डिवाइड किया जा सकता है। पहला टाइप है रिटेन एंड अनरिटेन कॉन्स्टिट्यूशन, दूसरा टाइप है रिजिड एंड फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन, तीसरा टाइप है फेडरल एंड यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन। रिटेन एंड अनरिटेन कॉन्स्टिट्यूशन, जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल लिखा हुआ है उसे हम रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन कहेंगे और जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ नहीं है उसे हम अनरिटेन कॉन्स्टिट्यूशन कहेंगे। दुनिया के ज्यादातर देशों में रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन है एक्सेप्ट यूनाइटेड किंगडम। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन सबसे बड़ा लिखित कॉन्स्टिट्यूशन है। वहीं पे यूनाइटेड किंगडम में कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एग्जिस्ट नहीं करता है। वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन का स्थान लेते हैं स्टैट्यूट्स एंड जुडिशियल डिसीजंस। स्टैट्यूट्स का मतलब है वो सारे कानून जो वहां पे पार्लियामेंट के द्वारा पास किए जाते हैं और जुडिशियल डिसीजंस का मतलब है कोर्ट के द्वारा दिए गए निर्णय। यूनाइटेड किंगडम में जो स्टैट्यूट्स हैं उन्हें किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता है, इसीलिए वहां पे सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट कही गई है। वहीं पे इंडियन पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए कानून को कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। इंडियन अगर कानून जो हैं अगर किसी भी आर्टिकल, कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी आर्टिकल को अवरुद्ध करते हैं तो वो नल एंड वॉइड होगा और उनको कोर्ट के द्वारा उसमें चैलेंज किया जा सकता है। कोर्ट उन्हें नल एंड वॉइड घोषित कर सकता है। अब आते हैं रिजिड एंड फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन पे। रिजिड एंड फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन, अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन सबसे रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है, वहीं पे यूनाइटेड किंगडम का कॉन्स्टिट्यूशन जो है फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के लिए स्पेशल प्रोविजंस का यूज करना, वहीं पे एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रोविजंस जो हैं वो फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है। अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन अगर रिजिड है तो वहां पे सरकारों के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट करने में दिक्कत होगी, बहुत मुश्किल होगी, इसलिए वहां पे स्टेबिलिटी बनी रहती है। राइट्स ऑफ द पीपल वो हैं वो ज्यादा सिक्योर रहते हैं। वहीं पे अगर कॉन्स्टिट्यूशन को आसानी से बदला जा सकता है तो सरकार जो भी इस समय सत्ता में होगी वो किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी अमेंडमेंट को अपने हिसाब से आसानी से चेंज कर सकेगी। इससे क्या होता है कि इमरजेंसी के समय में कॉन्स्टिट्यूशन जो है बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिव होता है और समय की परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढाल लेता है, इसीलिए वो बेटर सूटेड होता है इमरजेंसी कंडीशंस के लिए। अब हम बात करते हैं कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड है कि फ्लेक्सिबल है। इंडिया में कुछ प्रोविजंस दिए गए हैं जिनको चेंज करने के लिए कोई स्पेशल प्रोविजंस की जरूरत नहीं पड़ती है, जैसे आर्टिकल 4, 239A, 312। वहीं पे कुछ आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऐसे हैं जिन्हें चेंज करना बहुत मुश्किल है, जैसे आर्टिकल 368, 245, 255, 214 से लेकर 231 एटसेट्रा। तो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन ना तो बहुत ज्यादा रिजिड है ना बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल है, उसे हम एक मॉडरेट कॉन्स्टिट्यूशन कह सकते हैं। जब भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की बात आती है इंडिया में तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, वो है केशवानंद भारती केस। इस केस में सुप्रीम के द्वारा यह परिभाषित किया गया था कि इंडियन पार्लियामेंट जो है कॉन्स्टिट्यूशन की किसी भी आर्टिकल को चेंज कर सकती है पर वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं बदल सकती है। बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब है कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, फंडामेंटल राइट्स। इसका मतलब यह हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा इंडिया में जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सिस्टम है उसे बदलकर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ सिस्टम नहीं लाया जा सकता है। अमेंडमेंट के द्वारा फंडामेंटल राइट्स को कर्टेल तो किया जा सकता है, उसमें काटछाट की जा सकती है, पर उनको रद्द नहीं किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट को गार्जियन ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है कॉन्स्टिट्यूशन का रखवाला। उसका कहने का तात्पर्य यह है कि कोई इंडिया की पार्लियामेंट अगर कानून किसी भी आर्टिकल को अमेंड कर भी देती है स्पेशल प्रोविजंस के द्वारा, अगर इसके बावजूद भी अगर इंडिया की सुप्रीम कोर्ट को यह लगता है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो वो उसे नल एंड वॉइड घोषित कर सकती है, जैसा कि 2015 में हुआ था NJAC एक्ट 2014 के केस में, जहां सुप्रीम कोर्ट ने उस एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया था जबकि वो सारे स्पेशल प्रोविजंस के द्वारा पास कर दिया गया था पार्लियामेंट के द्वारा। फेडरल एंड यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन को हम फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन तब कहेंगे अगर वहां पे फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, और अगर यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन तब कहेंगे कि अगर वहां पे यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब होता है कि वहां जिस कंट्री में सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट एक साथ को एग्जिस्ट करती हैं, वहां पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर होती है,
सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होती है, इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी होती है। इससे क्या होता है कि अगर दो पावर है, सेंट्रल गवर्नमेंट में पावर है और स्टेट गवर्नमेंट में पावर है, तो इससे क्या होता है कि जो स्टेट्स के जो लोकल इंटरेस्ट हैं वो बहुत अच्छे तरीके से वो सर्व हो जाते हैं। लोकल लोगों को सरकार में भागीदारी का मौका मिल जाता है। वहीं पे अगर यूनिटरी फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट है तो एक सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, वही सारे के सारे मुद्दों को देखेगी अपनी कंट्री से रिलेटेड। ज्यादातर छोटे देशों में यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, वहां पे एक सरकार के पास सारी की सारी शक्तियां होती हैं, पार्लियामेंट के पास पूरी सुप्रीमेसी होती है, उसके बनाए हुए कानून को किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता है। चूंकि वहां पे दो गवर्नमेंट नहीं है, सिर्फ एक ही गवर्नमेंट है, तो इसलिए दो गवर्नमेंट के बीच के डिस्प्यूट की संभावना भी नहीं रहती है। तो दोनों ही चीजों में कुछ अच्छाइयां हैं और कुछ बुराइयां हैं। अब हम बात करते हैं कि क्या इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल है कि यूनिटरी है। इंडिया में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है बिटवीन स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। यहाँ पे एक साथ दो सरकारें, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, एक साथ कार्य करती हैं। तो चूंकि यहाँ पे दो सरकारें एक साथ काम कर रही हैं, पावर जो है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में बटी हुई है, इसलिए इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन एज अ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है। यहाँ पे सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन रिटन में है, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना थोड़ा मुश्किल है, और कोर्ट इंडिपेंडेंट है, जिससे कि अगर कोई संभावना होगी इसकी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में कुछ विवाद हो तो उनका निपटारा आसानी से इंडिपेंडेंट कोर्ट के द्वारा किया जा सकता है। तो ये सारे प्रोविजंस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन शो करते हैं। वहीं पे चूंकि इंडिया की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, उसको बहुत कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा बहुत सारी पावर्स दी हुई हैं, इसलिए कहीं ना कहीं इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एज अ यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन प्रतीत होता है। जैसे इंडिया की जो पार्लियामेंट है उसके पास पावर है कि वो स्टेट लिस्ट को छोड़कर सभी लिस्टों के आधार पर कानून बना सकती है, और अगर उन्होंने कानून बनाया है तो स्टेट गवर्नमेंट को उसे मानना ही मानना होगा। आर्टिकल 249 सेंट्रल गवर्नमेंट को स्टेट लिस्ट पे भी कानून बनाने की पावर देती है, यानी कि स्टेट के पास तो कोई शक्ति रही नहीं कानून बनाने की, सभी की सभी जो लिस्ट हैं उनके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बना सकती है। इसके बाद स्टेट का बंटवारा भी कर सकती है, वो भी स्टेट गवर्नमेंट की मर्जी के बिना। उसके स्टेट की बाउंड्री छोटी कर सकती है, बड़ा कर सकती है, विभाजन कर सकती है, तो यहां भी स्टेट गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं रहा। इसके बाद इमरजेंसी प्रोविजंस हैं, जैसे आर्टिकल 352, 356, 365 और 360। इन प्रोविजंस के अनुसार आर्टिकल 356 और 365 के अनुसार जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट में प्रेसिडेंशियल रूल इंपोज कर सकती है, वहां दोबारा चुनाव करा सकती है, फोर्स करता है स्टेट गवर्नमेंट को कि उनको जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स को मानना ही मानना है और पार्लियामेंट के बनाए हुए कानूनों का अपने स्टेट में पालन कराना है। तो ये जो सारे प्रोविजंस हैं ये शो करते हैं कि इंडिया में बहुत ही स्ट्रांग सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो कि जिसके आदेश को मानना जो है स्टेट गवर्नमेंट की मजबूरी है। तो ये सारे की सारी चीजें प्रूव करती है कि इंडिया में यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन है। तो अब आप बताइए कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है या यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन है? सोचिए सोचिए, बताइए। चलिए मैं ही बता देता हूं। इंडिया में चूंकि पावर जो है स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में डिवाइड हुई है, इसलिए इसे हम फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। पर चूंकि यहाँ पे जो है वो स्ट्रांग सेंट्रल गवर्नमेंट है, तो इसे हम क्वासी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का माना जाता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल विधि गुरुजी को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।